हेलो एवरीवन, आई एम नवीन। स्वागत है आपका ई सक्सेस कोचिंग की होम क्लासेस में। होम क्लासेस कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अभी आप सभी घर पर हो और मैं भी घर से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी घर पे ही रहिए और सेफ रहिए और होम क्लासेस इसी तरीके से आपकी कंटिन्यू होती रहेगी जब तक आप लॉकडाउन समाप्त नहीं होता और आप अपनी रेगुलर क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हो, तब तक अपन घर से ही इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज पढ़ने वाले हम जीके का फर्स्ट पोर्शन, भारतीय संविधान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीके में आज मैं से संविधान स्टार्ट करने वाला हूँ और इसकी हिस्ट्री आज देखते हैं अपन किस तरीके से संविधान बना था और इसकी प्रारंभिक रूपरेखा क्या थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर अपन संविधान की स्टार्टिंग की बात करें तो इसका संविधान का स्टार्टिंग भारत के दो बड़े युद्ध रहे हैं। ठीक है, जहां से नींव रखी गई थी अंग्रेजी हुकूमत की, ब्रिटिश शासन की, या कह सकते हैं ब्रिटिश कंपनी की। और उस हुकूमत के बाद में धीरे धीरे भारत में अलग अलग एक्ट आए और उन एक्ट का समावेश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। ठीक है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अचानक नहीं आते, वो पुराने सभी जो काफी टाइम से चले आ रहे हैं उनका समावेश उसमें कर दिया जाता है और एक पर्टिकुलर रूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या किया गया है, बहुत सारे एक्ट जो ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ पर बहुत सारे एक्ट आए थे, अधिनियम आए थे, उन सभी का समावेश इस संविधान में किया गया है। बहुत सारे रूल्स वहां से लिए गए हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ, उसकी हिस्ट्री अगर बात करें तो दो बड़े युद्ध रहे हैं। पहला युद्ध था 1757 प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल की, उनकी तरफ से लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में यह प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था, इसमें सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने थोड़ी धोखाधड़ी कर ली थी और अंग्रेजों के साथ शामिल हो गए थे। तो उसकी वजह से ये युद्ध सिराजुद्दौला हार गए थे और अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। और इस युद्ध के बाद में बंगाल के ऊपर वर्चस्व अंग्रेजों का बनने लगा था। तो रॉबर्ट क्लाइव की जीत के बाद इन्होंने मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था और सिराजुद्दौला को हराने में उसका योगदान था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की तरफ मिल गए थे, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या बना दिया, यहाँ का नवाब बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया बंगाल का नवाब था और इस तरीके से अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। जैसा अंग्रेज चाह रहे थे वैसे उससे कार्य करवा रहे थे। इस तरीके से 1760 में 1757 में युद्ध स्टार्ट हुआ था और 1760 में इन्होंने यहाँ का जो नवाब था, बंगाल का नवाब था, मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया। किसे बना दिया? मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ का नवाब चेंज हो गया और मीर कासिम बदल गया। कहाँ का? बंगाल का। पर कुछ टाइम बाद मीर कासिम ने अपनी सेना को संयुक्त किया, क्योंकि उसे इस तरीके से शासन करना पसंद नहीं था अंग्रेजी हुकूमत के तहत। तो उसने अपनी सेना को संयुक्त किया और एक युद्ध की तैयारी की जो था बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। देखिए, आप लिंक कर सकते हो, 57 में युद्ध हुआ और 64 में कुछ टाइम बाद बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पर थे हेक्टर मुनरो अंग्रेजों के सेनापति थे और मीर कासिम जो युद्ध लड़ा था, बंगाल का नवाब इस टाइम पर मीर कासिम था। तो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई, मतलब अंग्रेजों की जीत हुई। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत की वापस से जीत हुई और अंग्रेज यहाँ पर वापस से इस युद्ध को जीतकर उन्होंने अपना पुनः नवाब जो पहले फर्स्ट में था मीर जाफर, उसी को बना दिया। तो बंगाल का नवाब फिर से मीर जाफर बन गया। देखिए, वापस से एक बार समझ लीजिए, 57 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। सिराजुद्दौला की हार हुई क्योंकि उनके सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने उस सेनापति को ही, मीर जाफर को, ये युद्ध जीतने के बाद में क्या बना दिया, वहां का नवाब बना दिया। पर कुछ समय बाद 1760 में उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम ने फिर से अंग्रेजों से युद्ध किया, बक्सर का युद्ध 1764, और हेक्टर मुनरो अंग्रेजों के सेनापति थे उस समय। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और मीर कासिम की हार हुई और फिर से अंग्रेजों ने अपना जो वहां का बंगाल का नवाब था वो फिर से मीर जाफर जो फर्स्ट टाइम बनाया था उसी को बना दिया। ठीक है,
इस तरीके से ये दो युद्ध के बाद में अंग्रेजी हुकूमत की नींव मजबूत हुई बंगाल पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बंगाल के ऊपर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद इन्होंने बंगाल के बाद में धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों की ओर बढ़ना स्टार्ट किया। देखिए, इसके बाद प्रथम जो एक्ट आया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट मतलब कुछ नियम कानून जिसके तहत भारत का प्रशासन चलाना था। देखिए, बंगाल के ऊपर नवाब हो गए, नवाब के बाद इस यहाँ पर एक शासन चलाना है तो उसके लिए कुछ एक्ट होने चाहिए। तो एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो प्रमुख था। उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ऐसे थे जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और उस समय के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गवर्नर और 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। ठीक है, एक गवर्नर होगा जो शासन करेगा बंगाल के ऊपर और 4 सदस्यों की एक परिषद भी होगी जो हेल्प कर रही है। ठीक है, इनका समय फिक्स किया गया, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया कि 5 वर्ष तक इनको कार्य करना है। ठीक है, इसके बाद बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी, जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। इसका मीन्स क्या हुआ? मीन्स ये कहने का कि बम्बई और मद्रास के ऊपर जो साम्राज्य होगा वो कहां से होगा? बंगाल से होगा। बंगाल का गवर्नर के अधीन वहां के दोनों जगह के गवर्नर काम करेंगे। ठीक है, आ रहा आपको समझ में? तो कुल मिला के बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियां का समावेश किया गया। यहाँ पर सम्मिलित रूप से तीनों को एक कर दिया गया और उनका आधिपत्य किसके ऊपर किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट्स? ठीक है, और उसके बाद कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, देखिए ध्यान रखिए, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट मतलब कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अधीन कुछ नियम बनाए गए। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति इसमें की गई। ठीक है, अब इसके तहत अपन को समझना है कुछ। बंगाल में जो गवर्नर बने, प्रथम गवर्नर जनरल बने बंगाल में, वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। इस समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में बंगाल में जो गवर्नर जनरल बने वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बने वो थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे ये प्रथम उच्चतम जो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय था उसके मुख्य न्यायाधीश थे और वारेन हेस्टिंग्स इस रेगुलेटिंग एक्ट से बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। और दोनों प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। अगला एक्ट देखते हैं। देखिए, उसके बाद एक्ट आया 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। देखिए, धीरे धीरे शासन स्टार्ट तो किया अंग्रेजों ने, पर एक्चुअली क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आने लगे जो हैंडल नहीं होने लगे। तो यहाँ से 1784 का जो एक्ट आया इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है यहाँ पर जो उन्होंने प्रारंभ किया वो था दोहरा शासन। ठीक है, दोहरे प्रशासन की यहाँ पर नींव रखी गई। दोहरा शासन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। दोहरा शासन मतलब 2 पार्ट में अलग अलग पार्ट बांट दिए गए और 2 तरीके से शासन करने लगे। ठीक है, तो 2 पार्ट्स क्या थे? एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया गया। ठीक है, एक अलग डिपार्टमेंट था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक अलग डिपार्टमेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ध्यान रखोगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो डिपार्टमेंट था इसका काम था व्यापारिक मामलों पर देख रेख करना, उनके ऊपर कानून बनना, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करना, सब कुछ किसके अंदर था? व्यापारिक मामले वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था राजनीतिक मामले देखना। ठीक है, तो राजनीतिक मामलों के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया, व्यापारिक मामलों के लिए इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया। इसके अलावा कुछ चेंजेस हुआ था। जो पुरानी मैंने अभी रेगुलेटिंग एक्ट बताया आपको, उसमें 4 सदस्यों की एक टीम बनी थी। ठीक है, परिषद बनी थी। उसमें सदस्यों की संख्या यहाँ पर जाकर वापस क्या कर दी गई? 3 कर दी गई, कम करके। ठीक है, जो 4 थी उसको 3 कर दी गई। तो ध्यान रखना है, परिषद की संख्या यहाँ पर रिड्यूस की गई थी, कम की गई थी और दोहरे शासन की यहाँ पर नींव रखी गई थी। मतलब 2 पार्ट्स में स्टार्ट किया गया था उस शासन को। दोहरा शासन यहाँ स्टार्ट हुआ, ये ध्यान रखोगे। इनिशियल कंडीशन वहां थी, पर यहाँ पर इन्होंने दोहरे शासन की नींव रखी थी। 2 पार्ट में इसको तोड़ दिया था 1784। देखिए, अगला एक्ट है 1793 चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या बदलाव हुए, कुछ नए रूल्स आए। देखिए किस तरीके से हुआ 1793 चार्टर अधिनियम। देखिए,
इसमें पहला पॉइंट आया भारतीय राजस्व से वेतन की व्यवस्थाएं की गई। किसका वेतन? गवर्नर जनरल और अन्य जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी थे, उनका वेतन की व्यवस्था भारत के राजस्व कोष से की गई। मतलब कोष से ही, राजस्व से ही, भारतीय राजस्व से ही उनको वेतन दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर योग्यता फिक्स हुई। मतलब यहाँ पर सदस्यों की और गवर्नर की योग्यता फिक्स कर दी गई कि अगर कोई गवर्नर या सदस्य बनेंगे तो उनके लिए कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है। अगर वो कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रहे हैं तो वो इजीली यहाँ के सदस्य या गवर्नर बन सकते हैं। ऐसा रूल्स आया, ये था चार्टर अधिनियम 1713। ठीक है। उसके बाद 1813 आया। 1813 चार्टर अधिनियम में कुछ और बदलाव हुए जो व्यापार से संबंधित थे। 1813 में पहला रूल्स ये आया कि कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिकार था, भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार था। मतलब ब्रिटेन के अन्य लोग यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते थे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। उस एकाधिकार को इसमें समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखोगे ये, क्योंकि व्यापार से रिलेटेड था और एकाधिकार यहाँ पर समाप्त किया था 1813 चार्टर एक्ट में ये हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट में ब्रिटेन ने कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार का भारत के ऊपर, वो समाप्त किया था। और अगर ब्रिटेन ने व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया तो वहां के जो अन्य भारतीय नागरिक, अन्य नागरिक जो थे, ब्रिटिश नागरिक थे, उनके लिए यहाँ पर व्यापार के रास्ते खुल गए थे। क्योंकि अगर एकाधिकार समाप्त हो गया तो उन्होंने अनुमति दे दी कि ब्रिटेन के जो दूसरे लोग हैं वो भारत में व्यापार अब कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ये दो नियम थे जो यहाँ पर एक्ट में क्या हुआ, एक तो वेतन और यहाँ पर इससे संबंधित मुद्दा है योग्यता से। इस अधिनियम में क्या आया, इस अधिनियम में बदलाव हुए, व्यापार के ऊपर व्यापार कंपनी का समाप्त किया गया, एकाधिकार नहीं रहा और दूसरे लोगों के लिए रास्ते खोल दिए गए। देखिए नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम, है ना। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें कुछ और रूल्स आए। इसमें व्यापार, कंपनी का जो अधिकार था भारत में व्यापार करने का, उस व्यापार को टोटली समाप्त करके, पूरा समाप्त करके केवल शासन करना उसका अधिकार रख दिया गया। मतलब अब कंपनी भारत में व्यापार बिल्कुल भी नहीं करेगी, सिर्फ क्या करेगी, यहाँ पर शासन कर सकती है, ये अधिकार दिया गया। कंपनी केवल यहाँ पर शासन करेगी, व्यापार नहीं करेगी। ठीक है। सेकेंड चीज की, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। मतलब अब पूरे भारत में उनका साम्राज्य स्थापित रहेगा, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा वही भारत का गवर्नर जनरल भी कहलाएगा। और उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। पॉइंट्स क्लियर? उसके बाद विधि आयोग स्थापित हो। विधि आयोग, पूरे भारत में अगर शासन करना है तो कानून प्रणालियों को विस्तारित करना जरूरी है, उनका वर्गीकरण करना जरूरी है। तो कानून के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग की स्थापना हुई और इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड मेकाले को। ठीक है, लॉर्ड मेकाले को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ये किस अधिनियम में हुए? 1833 चार्टर अधिनियम में। उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो है 1853 चार्टर अधिनियम। 1853 चार्टर अधिनियम में जो कर्मचारी रहेंगे या जो सदस्य जो कंपनी में काम करेंगे, वो कर्मचारी सभी की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर डिसाइड की गई। मतलब उनके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसके आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा जो कंपनी के कर्मचारी और सदस्य रहेंगे। ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित करके, इस अधिनियम के तहत एक ऐसा रूल्स बनाया जिसमें वह कंपनी का जो भारत में शासन है उसे कभी भी समाप्त कर सकती है। जो कंपनी भारत में शासन करती है उसको ये ब्रिटिश संसद जो है वो समाप्त कर सकती है। ये ऐसा इस चार्टर अधिनियम 1853 में डिसाइड किया गया और इसमें पॉइंट्स बनाया गया। ठीक है। इसके अलावा इंग्लैंड में विधि आयोग की स्थापना भी हुई इसके तहत 53 में। इस विधि आयोग का काम, जो भारत में विधि आयोग रहेगा, जो इसके पहले बनाया गया था विधि आयोग, इसकी समीक्षा करना, इसके कार्यों की समीक्षा करना, उसकी देखरेख करना, ये इंग्लैंड में जो विधि आयोग बना उसका काम रहेगा। ठीक है। तो चार्टर एक्ट दोनों क्लियर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम।
ठीक है, ये मोस्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आए थे क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। इससे जस्ट पहले एक साल पहले 1857 की क्रांति हुई थी और उसमें 1857 की क्रांति में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था कंपनी के शासन का, क्योंकि तब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है। तो इस शासन का विरोध को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए और भारतीय परिषद अधिनियम जारी किया 1858 का। क्या प्रथम फैसला था इसमें कंपनी का जो शासन था भारत से उसको टोटली समाप्त कर दिया गया और इस शासन को ब्रिटिश संसद के हाथों में सौंप दिया गया। मीन्स 1853 में मैंने आपको बताया एक रूल्स बनाया गया था कि कंपनी का अधिकार कभी भी समाप्त किया जा सकता है और ब्रिटिश संसद को यह मौका मिला कि इस समय, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब यहाँ भारत में नहीं चाह रहे थे, तो इसके तहत ही उन्होंने भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर किसका शासन लागू कर दिया गया? ब्रिटिश संसद का। ठीक है, उसके जस्ट बाद यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य वहाँ की जो महारानी है उन्होंने उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सचिव की एक पोस्ट बनाई, भारत सचिव, और उनके साथ में 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई जो भारत में यहाँ की कानून व्यवस्था को, यहाँ की जो कार्रवाई होगी उसको देखेंगे। ठीक है, तो 15 सदस्यीय परिषद और एक भारतीय सचिव की एक पोस्ट बनाई गई। ये सभी मिलकर भारत में कानूनी कार्रवाई देखेंगे और वहाँ यहाँ पर ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ का कार्य यहाँ पर करेंगे भारत में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर गवर्नर जनरल की पोस्ट को समाप्त किया गया और गवर्नर जनरल की पोस्ट की जगह वायसराय की पोस्ट को बनाया गया। वायसराय क्राउन का प्रतिनिधित्व करेगा भारत में आकर, तो वायसराय नई पोस्ट है। आपने 58 से पहले जो भी भारत में आए उनके गवर्नर जनरल के नाम सुने होंगे और 58 के बाद में हमेशा वायसराय का नाम सुना है, क्योंकि 58 में वायसराय नई पोस्ट आ चुकी थी। अब वायसराय किसी कंपनी का नहीं रहेगा, ये ब्रिटिश संसद की तरफ से भेजा हुआ व्यक्ति रहेगा जो वहाँ की क्राउन का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा भारतीय सचिव की पोस्ट रहेगी और 15 सदस्यों की एक परिषद रहेगी। सब मिलकर भारत में अब भारत के शासन को देखने वाले थे। अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देखेगी। देखिए, गवर्नर जनरल से वायसराय की नई पोस्ट आई तो उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के नए वायसराय भी बना दिए गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, अगर आपको पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ही आएगा और प्रथम वायसराय कौन थे, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ही आएगा। कारण क्या है? क्योंकि जस्ट ये पोस्ट चेंज हुई थी, काम वही था, गवर्नर जनरल की पोस्ट चेंज होकर वायसराय बना दी गई, तो लॉर्ड कैनिंग ने ही दोनों पोस्ट पे रहे हैं, वो अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे और प्रथम वायसराय भी रहे। ठीक है, इसके अलावा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कुछ घोषणाएं की जिनको नीतिगत घोषणाएं कहा जाता है। नीतिगत घोषणाएं इसलिए भी कहा गया क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति में लोगों का और यहाँ के राजाओं का विरोध देखा। उसके तहत उन्होंने कहा कि भारत में वंश, धर्म, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसके अलावा जो भारत की यहाँ पर जो रियासतें हैं और यहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनको उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान किया जाएगा और हड़प नीति जो इससे पहले चल रही थी डलहौजी के शासनकाल के दौरान, उसे भी रोक दिया गया कि ऐसी कोई भी नीति भारत में लागू नहीं होगी। यहाँ के राजा महाराजाओं को उनकी गरिमा के अनुसार, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार उनके साम्राज्य में रहने का जो पुराने अधिकार थे वो सभी दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कुछ घोषणाएं करके यहाँ के लोगों के लिए कुछ अधिकार सौंप दिए गए और राजा महाराजाओं के लिए भी जो उनके पुराने अधिकार थे वो सुरक्षित कर दिए गए। ठीक है, ओके।